नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म स्टडी कैपिटल पर। और आप सभी को पता है कि CUET पीजी के फॉर्म रिलीज हो चुके हैं, फॉर्म भरे जा रहे हैं और एग्जाम भी आपका बहुत ही नजदीक है। तो आज हम लोग कुछ बातचीत करेंगे CUET पीजी के एस्पिरेंट्स के लिए कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए और साथ ही साथ सर क्या क्या डिफिकल्टीज हैं CUET पीजी में और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए स्टूडेंट्स की। तो हमारे साथ उत्कर्ष सर जुड़ रहे हैं जो कि स्टडी कैपिटल के मेंटोर हैं MMSc साइकोलॉजी के। तो सर आपका वेलकम है हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू सर। और सभी विद्यार्थियों को आज के इस पॉडकास्ट में सर आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। वो जानना चाहते हैं कि CUET पीजी किस तरीके से क्रैक करना है और साथ ही साथ क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए। तो मैं चाहूंगा सर अपने इंट्रो के साथ आप स्टार्ट करें। जी थैंक यू सर। सो जैसा सर ने बताया, मेरा नाम उत्कर्ष वर्मा है। मैं स्टडी कैपिटल में साइकोलॉजी का मेंटोर हूँ। मैंने अपना अंडर ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से किया है एंड देन मैंने अपना मास्टर्स BHU से किया है। इसके अलावा 2021 एंट्रेंसेस में मैंने BHU, DU, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जामिया, इन सारी यूनिवर्सिटीज़ में ऑल इंडिया रैंक अचीव करी हैं एंड मुझे ऑलमोस्ट 4 साल हो रहा है पढ़ाते हुए। और मेरा गेट और UGC नेट JRF भी क्वालिफाइड है। सो जो भी आज मैं यहाँ पे बोलने वाला हूँ, सारी चीज़ें बहुत एक्सपीरियंस्ड तरह से होंगे बिकॉज आई नो हाउ थिंग्स वर्क विद द ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स। बिल्कुल, तो सर यहीं से स्टार्ट करते हैं ना। अभी जो CUET पीजी के फॉर्म्स आ चुके हैं और एग्जाम की डेट काफी नजदीक है, तो अभी फिलहाल CUET पीजी का क्या माहौल चल रहा है? और जैसा कि आप सभी लाइव क्लासेस ले रहे हैं लगातार बच्चों की, तो बच्चों के मन में किस तरीके का अभी तक परफॉर्मा चल रहा है कि भाई CUET पीजी से क्या वो डरे हुए हैं या CUET पीजी एग्जाम से बहुत निश्चिंत हैं? क्या अभी उनके दिमाग में चल रहा होगा? सर देखिए, बात अभी ये है कि जितनी भी लाइव क्लासेस हम लोग ले रहे हैं अभी, उसमें जो मैक्सिमम फोकस है बच्चों का, जो डर वाला पॉइंट है वो ये है कि सबसे पहली चीज़ तो बहुत अनप्रेडिक्टेबल है कि डेट्स कब है एग्जाम की। NTA ने बोल दिया है कि मार्च में एग्जाम होगा, 2 मार्च होगा या 30 मार्च होगा, किसी को पता नहीं है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि फरवरी तक आप लोग के पास टाइम है। अब उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि रिवीजन हो गया है, सिलेबस भी कंप्लीट हो गया है, बट क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। तो अभी जो मेरे पास सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही हैं खुद को लेके कि सर रिवीजन हो गया है, सब कुछ हो गया है, बट क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पा रहा है। सर मुझे लगता है कि आपने थोड़ी सी बायस्ड बातें कर दी। आपने ये कहा कि सिलेबस हो गया है, रिवीजन हो गया, क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हुए, लेकिन उन विद्यार्थियों का क्या जो अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं जनवरी के मंथ में? देखिए ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं, आपका पर्सनल ओपिनियन है, प्लीज़ कोई बुरा मत मानना है, डिमोटिवेट मत होना। लेकिन अगर आप अभी जनवरी में सर शुरू कर रहे हो तो थोड़ा लेट तो हो चुका है, क्योंकि ऐसा नहीं था कि आपको पता नहीं था कि CUET का एग्ज़ाम देना नहीं है। तो आपको पता था, और अगर आप अब शुरू कर रहे हो, कोई जेन्युइन रीजन नहीं है, तो मतलब थोड़ा सा लेट तो कर चुके हो। तो उसका मतलब ये नहीं कोई बुरी बात है, ये है सिंपल सी चीज कि आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। मतलब गलती जानबूझ करके की गई इन लोगों के द्वारा, है ना? गलती है तो सजा मिलना चाहिए। और सजा अगर कम हो सकती है अगर हम मेहनत ज्यादा कर दें तो। बिल्कुल बिल्कुल, मेहनत आपको बाकियों से ज्यादा करनी पड़ेगी। अगर आप किसी ऐसे सब्जेक्ट के एग्जाम दे रहे हो जिसमें आपने UG नहीं किया है, तो आप नॉन साइकोलॉजी या नॉन इकोनॉमी बैकग्राउंड से हो गए, नॉन MBA बैकग्राउंड से अगर वहां पे जा रहे हो, तो फिर आपको फिर डबल ट्रिपल मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वो आपसे पहले से कर रहे हैं मेहनत, उनका बैकग्राउंड भी है सब्जेक्ट में। ओके सर, हम CUET पीजी के ऑल ओवर स्ट्रेटजीज की चर्चा कर रहे हैं, बट सबसे ज्यादा डिफिकल्टीज आपके सब्जेक्ट में मुझे लगता है। अब क्यों है, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपके सब्जेक्ट की कट ऑफ बहुत ज्यादा जाती है। बाकी अन्य कोर्सेज की तैयारी अपने यहाँ कराई जाती है, चाहे MA के अदर कोर्सेज हो, MSc के कोर्सेज हो, BEd हो, LLB हो, MBA एक्सेट्रा, लेकिन MMSc साइकोलॉजी की कट ऑफ बहुत ज्यादा जाती है। तो इसको टैकल करने के लिए क्या करना होगा? सर कट ऑफ्स के लिए मैं खुद बहुत परेशान रहता हूँ। प्रॉब्लम क्या होती है, हाई कट ऑफ्स के लिए पेपर इजी आता है, सिंपल सा चीज़ है, पेपर इजी आएगा, कट ऑफ्स हाई जाएंगी। लोगों की दिक्कत ये है कि लोग मनाते हैं कि पेपर इजी है। मैं उनको बोल बोल के थक चुका हूँ कि ये मत मनाओ कि पेपर इजी है, क्योंकि पेपर अगर थोड़ा सा मॉडरेट होता है तो वो बच्चे जो बहुत रट के एग्जाम क्वालिफाई कर होते हैं वो अपने आप फिल्टर आउट हो जाते हैं। तो आप ही लोगों के लिए कंपटीशन कम हो जाएगा। प्रॉब्लम यही है, कट बहुत ऑफ सारे सब्जेक्ट्स में हमने देखा है प्रीवियस ईयर्स में कि कहीं कहीं पेपर इतने आसान हो गए कि लगा कि एक छोटी सी कोई ऐसे गाइड बुक जैसे भी पढ़ लिया तो क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पेपर का एक लेवल है, आप पीजी का पेपर अगर दे रहे हो तो वो लेवल है। अब ये नहीं कि एकदम ही हाई लेवल कर दो, बट आप अगर रिसेंट साल में 2 साल से पेपर देख रहे हैं, 300 बाई 300 लोगों के जा रहे हैं, मतलब समझ रहे 300 बाई 300। हमारी खुद की स्टूडेंट का लास्ट क्लास से 295 स्कोर आया था, 295 तक का था। एग्जैक्टली। तो 300 बाई 300 कोई बहुत बड़ी बात नहीं, उसका भी 300 आ जाता, उसका एक सिली मिस्टेक से क्वेश्चन गलत हुआ था उसका खाली। ओके, अगर एक सवाल हो, हाउ NTA अनप्रेडिक्टेबल? देखिए NTA तो बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, इससे हम तो देख ही रहे हैं। कभी इस बार हालांकि चीज़ें टाइम पे हो रही हैं, बिल्कुल। प्रॉब्लम ये है कि शुरू हमेशा टाइम पे अभी बस फॉर्म आया है, वही चीज़ है, शुरू बहुत टाइम पे करता है NTA। धीरे 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 होती नहीं कि ट्रेन स्टार्ट होती है जल्दी, धीरे धीरे कोहरे की वजह से लेट होना शुरू होती है फिर वो।
तो अब देखते हैं एग्जाम। सबसे मेन प्रॉब्लम है एग्जाम अगर करा दिए, मेन प्रॉब्लम एग्जाम की कभी नहीं थी सर, मेन प्रॉब्लम हमेशा थी आंसर की। आंसर की एग्जाम बच्चा दे देता है, आप उसको आंसर की दे दो, स्कोर कार्ड भले ही आप थोड़ा देर से दो वो चलेगा, बच्चे को जानना रहता है ना नंबर कितने आए उसके, तो आप आंसर की उसका जल्दी दे दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। बिल्कुल सही बात है। और प्रीवियस ईयर्स में देखा गया है कि कभी अगर इन्होंने आंसर की समय पे दे दिया तो स्कोर कार्ड लेट कर देते हैं, कभी कभी आंसर की भी इन्होंने महीने महीने बाद दिया है। तो ऐसी बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। खैर दिक्कतें आती रहेंगी, लेकिन परीक्षा तो देना है, क्योंकि सीयूईटी पीजी के माध्यम से ही बीएचयू, डीयू या जेएनयू अदर यूनिवर्सिटीज में एडमिशन होगा। कौन सी यूनिवर्सिटी को आप टॉप रैंक पे रखना चाहेंगे? सर देखिए, टॉप यूनिवर्सिटीज तो वैसे सब लोग जामिया टारगेट करते हैं, जेएनयू टारगेट करते हैं, लेकिन अफसोस साइकोलॉजी में जेएनयू है नहीं, तो बाकी अगर आप सब्जेक्ट्स में हो आपके लिए जेएनयू टॉप रहेगी। और अगर आप बाकी लॉ के लिए हैं तो वहाँ के लिए डीयू भी काफ़ी अच्छी फैकल्टी मानी जाती है। साइकोलॉजी के लिए स्पेसिफिकली लोग टेस्ट को प्रेफर करते हैं, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, जिसका कट ऑफ मान के चलिए कि अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपको 290 प्लस अपने मार्क्स रखने होंगे। मतलब 1 से 2 सवाल अगर गलत हुए, बिल्कुल टेस्ट आप भूल जाइए सर। उसमें ऑल इंडिया मान लीजिए एनुअल हर साल सिर्फ 30 सीट है टेस्ट में, सिर्फ 30, उसमें सारी चीज़ें वो मांग लेते हैं। डीयू में 60-70 सीट्स हैं, बीएचयू में 60-70 हैं, टेस्ट में सिर्फ 30 सीट्स हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही पे आती है। जैसा कि आप बता रहे हैं स्टूडेंट्स का डेटा टेस्ट में, अगर एक और डेटा पर मैं बात करूं कि आपने कहा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो अभी तक तैयारी नहीं शुरू की है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि 50 to 60% ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो अभी जनवरी में अपनी सीयूईटी पीजी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे होते हैं। तो मैं आपको एज ए स्टूडेंट रखना चाहूंगा कि आप उन स्टूडेंट्स की जगह पर अगर होते तो आपके प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी क्या होती, और एक टाइम लिमिट भी बताइए कि भाई कितना पढ़ लेना चाहिए जिससे कि एंट्रेंस एग्जाम पक्का हो जाए कि हाँ बेहतर स्कोर लेकर के ये लोग आ सकें। देखिए मैं अपना का अगर जमाना याद करूं 2021 में, क्योंकि बहुत पहले क्योंकि बात नहीं है, हम लोग के टाइम पे तो सीयूईटी कुछ नहीं था, वो तो छोटी मोटी कोई यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी वहाँ के लिए था। हम लोग के टाइम पे बीएचयू डीयू जो एक्चुअल लेवल के पेपर होते थे, मतलब मेरे स्टूडेंट सॉल्व करते हैं तो बताते हैं सर सीयूईटी हो जा रहा है, बट हमसे सॉल्व भी नहीं हो रहा है, डीयूईटी हमसे सॉल्व भी नहीं हो रहा है। तो उस टाइम पे मैंने बहुत सिंपल चीजें रखी थी। मैं कई बार वीडियोस में बोल रखा हूँ, मैंने सबसे ज्यादा फोकस एमसीक्यूज पे किया था। अगर मेरा जेआरएफ क्वालिफाइड है, गेट क्वालिफाइड है, रैंक्स आई है, सबका क्रेडिट एमसीक्यूज को था। मैंने ऑलमोस्ट क्वेश्चंस को सॉल्व किया था बहुत, ऑलमोस्ट मैंने 14 से 15 हजार क्वेश्चन सॉल्व किए थे अपनी पूरी प्रिपरेशन में। कैसे? अब इसमें मान लीजिए कि टोटल मिला के 30-40 पीवाईक्यू मिल गए मुझे अलग अलग यूनिवर्सिटीज के। तो लगभग मान के चलिए कि अगर सब में, क्योंकि उस टाइम 100 होते थे पेपर क्वेश्चन में, तो 4000 क्वेश्चन यहाँ के हो गए हमारे। पीवाईक्यू चाहिए तो क्या करें? अब इनको अगर पीवाईक्यू चाहिए तो हम लोग फ्री में पीवाईक्यू प्रोवाइड करते हैं, इससे बेस्ट चीज क्या हो सकती है। हम लोग चीख के थक चुके हैं कि फ्री में पीवाईक्यूज दे। डेफिनेटली अगर आपको पीवाईक्यूज डाउनलोड करने हैं, आपको पीवाईक्यू चाहिए, आइदर वो सीयूईटी का हो या फिर अदर यूनिवर्सिटीज के, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप हमारे बैच में जुड़ेंगे तो फिर तो आपको बैच में सारी चीजें मिल ही रही हैं, सारी चीजें स्ट्रक्चर तरीके से मिल रही होती हैं। बिल्कुल सर। तो सिंपल से पीवाईक्यू सॉल्व करता है। सिलेबस सबसे बड़ी बात ये होती है कि बच्चे सीधे प्रिपरेशन में कूद जाते हैं, उस समय दिक्कत है, सीधे पीवाईक्यू सॉल्व करना शुरू कर देंगे। उनको ये तक नहीं पता होता है कि सिलेबस में क्या टॉपिक है क्या नहीं है। तो ये सबसे बड़ी चीज है कि आपको सिलेबस पता होना चाहिए। उसके बाद आप ये देखिए कि कितना पढ़ना है। बहुत रिसोर्स है आपके पास, एक रिसोर्स पकड़िए। अब लोग उसमें कंफ्यूज जाएंगे, एनसीईआरटी है नहीं है, बहुत दुनिया भर की चीजें। यही मैं आपसे पूछने वाला था कि क्या मतलब अभी जनवरी में बच्चों को डायरेक्ट लाइब्रेरी चले जाना चाहिए, खूब सारी किताबें निकाल लेनी चाहिए? नहीं, अभी वो टाइम जा चुका है सर। मतलब अगर आप ये क्वेश्चन मुझसे नवंबर में पूछते हो तो डेफिनेटली मैं आंसर देता कि बुक्स को पहले प्रेफर करो। बुक्स से बढ़िया कोई रिसोर्स नहीं है। चैट जीपीटी पे मैं प्रेफर करता हूँ बहुत ज्यादा, बट मैं उसको हमेशा बोलता हूँ कि बुक के कंपेरिजन में कुछ नहीं है। अभी जनवरी में प्रॉब्लम ये है, अगर आप बुक पढ़ना शुरू करोगे, एटलीस्ट ढंग की बुक पढ़ने में आपको 20 दिन लगेगा। हर सब्जेक्ट में मिनिमम 3 बुक तो होंगी जो एक स्टूडेंट को पढ़नी ही चाहिए। अब 3 बुक भी अगर आप पढ़ रहे हो तो आपके 1.5 महीने यही निकल गए। तो बच्चे आप 15 दिन में क्या रिवाइज करोगे, क्या सॉल्व करोगे? तो अभी सबसे बेस्ट तरीका ये है कि अगर आपको कहीं से कुछ नोट्स मिल जा रहे हैं, आपके खुद के कोई नोट्स हो, कुछ नहीं है तो कोई बुक के जो साइड में बॉक्स में लिखे रहते हैं इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, डेफिनेशंस, उसको पढ़िए। देन उसके बाद आप सीधा क्वेश्चन देख लीजिए। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो देखिए वो टॉपिक कहाँ बन रहा है, फिर उसमें आप चैट जीपीटी यहाँ से यूज करना शुरू करिए। मतलब जब क्वेश्चन अराइज हो जाए मन में, प्रॉम्प्ट देने लायक जब बन जाए, बिल्कुल स्थिति जब आपकी बन जाए, तो उस तरीके से करना चाहिए। बिल्कुल सर। एग्जाम की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? एग्जाम के दिन की स्ट्रेटजी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि जब एग्जाम में आपको पता है कि सिर्फ 90 मिनट्स मिल रहे हैं, है ना, और आपको बहुत सारे 75 क्वेश्चंस करने हैं, और क्वेश्चन का जो पैटर्न है आप देखेंगे, एसोसिएशन रीजन के क्वेश्चंस आएंगे, मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस आएंगे, तो किस क्वेश्चन को किस तरीके से टैकल करना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि उन्हें आता तो सब कुछ है ना, आता सब कुछ रहेगा, लेकिन वो 50 सवाल तक जाते जाते, 55 सवाल तक जाते जाते उनका समय टाइमलाइन समाप्त हो जाएगा, और बाद में निकल के आते हैं तो रोते हुए कि सर 20 सवाल छूट गए। ये टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
अब अगेन स्टार्टिंग में वही चीज बोलूंगा कि क्यों पीवाईक्यू एमसीक्यू सॉल्व करना बहुत जरूरी होता है, वो आपको टाइम दिखाता है। हमें आपको लग रहा होगा कि 75 क्वेश्चन 1.5 घंटा टाइम तो है, बट वहां पे इतना एंजाइटी होती है उस दिन। मैं आप ये चीज याद करते होंगे कि अगर आप बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये चीज किसने दी, हमसे कोई अभी हम नींद में पूछ ले बता देगा। एग्जाम्स में स्टेक्स इतने हाई होते हैं कि वहां हम ओवर थिंकिंग करने लगेंगे, क्या मैं सही सारे सोच रहा ऑप्शंस पे दिमाग वही चीज सब में ओवर थिंकिंग होती है। तो जो घर में हम ये लॉजिक लगाते हैं ना कि यार ये क्वेश्चन सॉल्व करने में मुझे 30 सेकंड लगा, एग्जाम में भी 30 सेकंड लगेगा, नहीं एग्जाम में वही क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 1.5 मिनट लगेगा। इतनी ज्यादा एंजाइटी होती है वहां पे। अच्छा, एग्जाम में जैसे कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं ना, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट आएंगे, कुछ क्वेश्चंस कठिन आएंगे, तो बच्चे क्या होते हैं, मान लीजिए अगर पहला दूसरा क्वेश्चन ही हमारा कठिन दे दिया और फिर अब उसमें फंस गए, है ना, 2 से 3 मिनट हमने उसमें सोच लिया, वहीं से हमारी ओवर थिंकिंग बढ़ जाती है। तो क्या जो कठिन क्वेश्चंस लगे, अचानक से लगे कि यार ये बहुत हार्ड है, तो क्या उसको स्किप करके तुरंत आगे बढ़ना चाहिए या पहले उसी पे माथा लगा देना चाहिए? नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत सिंपल तरीका होता है सर, कभी भी पेपर एक बार में नहीं सॉल्व करना है, एटलीस्ट आपको 2 से 3 बार राउंड मारना पड़ेगा पेपर में। पहले क्या है, पढ़ते जाइए, जो सॉल्व हो रहा है करते जाइए। सीबीटी मतलब जो फर्स्ट क्लिक पे दिमाग में आ गया कि हाँ ये बिल्कुल सही है। कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना, आपको पता है कि यार ये तो गलत नहीं हो सकता मुझसे, उसको टिक कर दीजिए। अब उसी दौरान आपको कुछ ऐसा पता चल रहा होगा जहां पे आप 50-50 कंफर्म नहीं, उसको रिव्यू में डाल दीजिए। कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको पता चलेंगे जो सुने ही नहीं आपने कभी, उनको भी पढ़े रहने दीजिए। सेकंड राउंड में वो रिव्यू वाले पे जाइए सारे, वो तो डन हो गए ना आपके। अब रिव्यू वाले जो ग्रीन हो गए तो हो गए, अब रिव्यू वाले पे जाइए, पर्पल कलर जो आते हैं पूरे वो हो गए। अब आप उन पे जाइए जो कभी नहीं सोचा आपने। ये सिंपल 3 राउंड्स की स्ट्रेटेजी होती है, इसमें आपका 90 मिनट खत्म हो जाएगा आराम से। यूजीसी नेट के क्वेश्चंस अगर सॉल्व किए जाएं तो सीयूईटी पीजी के लिए ये बहुत अच्छा है। इनफैक्ट मैंने एक इस पे ऊपर वीडियो बनाया भी हुआ है, आई एम श्योर अभी तक उन्होंने देख लिया होगा, जल्दी देख लेंगे। सीयूईटी पीजी एनटीए पूरा कॉपी कर रहा है पैटर्न धीरे धीरे नेट का। आपने नोटिस किया होगा कि असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन अब उतने कम नहीं हो गए हैं। पहले एक टाइम पे 2 साल पहले बहुत असर्शन रीजनिंग दे रहा था, अब नहीं दे रहा है। क्यों? नेट में इसके क्वेश्चंस कम हो गए हैं। नेट में मैथ्स द फॉलोइंग बहुत आने लगा है, इसलिए 2 साल से देख रहे हैं कि पीजी में बहुत आ गया है। एनटीए दोनों करा रहे हैं। इवन साइकोलॉजी में भी तो ये भी अपने स्टूडेंट्स को दिखाता हूँ लाइव क्लास में, स्क्रीनशॉट्स लेके मैं ग्रुप में भेजता हूँ कि देखो ये नेट का क्वेश्चन है, एग्जैक्टली वर्ड बाय वर्ड आपके सीवीटी में पूछा गया है। एग्जैक्ट क्वेश्चन वर्ड बाय वर्ड, ऑप्शंस के ऑर्डर तक सेव रहते हैं सर। एग्जैक्टली ये क्वेश्चन होता है, तो डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। लेकिन ये सारी चीजें आपको एक्स्ट्रा में करनी है, पहले आपका ये कवर करना चाहिए, बाद में नेट के क्वेश्चन टाइम बचे तो सॉल्व करिए उसके बाद। अच्छा, इनके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर आप लोग बहुत ज्यादा अभी विपुल सर सवाल पूछ रहे हैं, उत्कर्ष सर जवाब दे रहे हैं ना, बहुत सारी चीजें आप लोगों ने बता दी। ये जो एग्जाम का पूरा प्रोसीजर है सीयूईटी पीजी का, ये किस तरीके से चलने वाला है? एक मन में इनके सवाल होगा कि यार मैं तैयारी कर रहा हूँ, खूब सपने देख रहा हूँ, तो उनको बीएचयू डीयू पहुंचने में कब पहुंचेंगे? वो पूरा प्रोसीजर क्या होगा? एक देखिए, मान के चल लीजिए कि अभी अगर आप जनवरी में फेब में वीडियो देख रहे हैं तो मान के चलिए मार्च में तो एग्जाम होना कंफर्म है। एटलीस्ट हम भरोसा कर सकते हैं इस चीज पे। अभी मार्च कर सकते में हैं, वही अभी कर सकते हैं कि मार्च में एग्जाम होगा। कब होगा नहीं जानते, मार्च में होगा। अब जब मार्च में हो जाएगा तो मान चलते हैं अप्रैल, अगर सब कुछ सही रहा, अप्रैल 2nd वीक तक आंसर की आ जानी चाहिए। 2 हफ्ते लगभग लगने चाहिए, मतलब अगर नियम के अनुसार चले एनटीए। वही बिल्कुल, इसलिए हर जगह हम बोलते हैं अकॉर्डिंग टू रूल कि जैसा होना चाहिए, इनको स्टार लगा दे रहे हैं। वही तो 2nd वीक तक आपकी आंसर की आ जाएगी। फिर से अगेन सब कुछ सही रहता है तो विद इन 10 डेज आपका स्कोर कार्ड आ जाएगा, मतलब अप्रैल में आपको स्कोर कार्ड मिल जाएगा। वहीं पे सारा काम एनटीए का खत्म। एनटीए का काम सिर्फ स्कोर कार्ड देना होता है। उसके बाद अलग अलग यूनिवर्सिटीज अपने अपने पोर्टल ओपन करती हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, वहां पे जाना है आपको, रजिस्टर करना है। जैसे अपनी डिटेल्स डालोगे सामत पोर्टल वाली, पूरी वो उधर कॉपी पेस्ट हो जाएगा। देन आपको अपनी काउंसलिंग के लिए वहां पे डेट्स डालनी है, फिल करनी है। देन उसके बाद आपकी वो कट ऑफ निकालते हैं। बीएचयू की कट ऑफ आई 280 नंबर, डीयू की आई, जेएनयू की आई फर्स्ट कट ऑफ, सेकंड कट ऑफ, जहां पे आए एग्जैक्टली। इसमें सबसे जरूरी चीज ये है कि आपको डेली अपना पोर्टल चेक करना है। कोई आपको बताएगा नहीं कि आपका एडमिशन हो गया है, आपके पोर्टल पे लिख के आ जाएगा। 24 घंटे का टाइम होता है। अगर मेल आ गया या वही एसएमएस आ गया वो तो बड़ी बात है, वही चीज, बट कोई लेटर नहीं जाएगा, कुछ नहीं, क्लियर होना चाहिए आपको। तो 24 घंटे का टाइम होता है। फी पेमेंट किया आपने तो ठीक है, नहीं तो फिर सीट वापस नहीं आती है। ये भी बहुत सिंपल चीज होती है। तो आपको रोज पोर्टल चेंज आपको चेक करना है। देन आप करिए, फी पे कर दीजिए, आराम से निश्चिंत होकर वेट करिए डीयू जाने का, जेएनयू जाने का। तो मतलब शुरुआती मेहनत तो आपको अपने एग्जाम के लिए करना है, लेकिन उसके बाद 3 से 4 महीने जो है आपको कंटिन्यूअस लगे रहना है, लगातार बहुत अपडेट रहना है। अब अपडेट के लिए मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि चाहे वो बीएचयू की कट ऑफ होगी, चाहे वो डीयू की कट ऑफ होगी, चाहे हर एक पेमेंट लिंक की अपडेट होगी, आपको सर ने भले कहा कोई बताएगा नहीं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि आपको यूट्यूब पर हर एक वीडियो के माध्यम से बता सके। लेकिन ये आपके लिए जरूरी है कि आप स्वयं अपना पोर्टल चेक करते रहें, क्योंकि हमने एज ए स्टूडेंट तो फॉर्म भरा नहीं है,
हमारे पास भी जो अपडेट्स आती हैं, बिल्कुल। जैसे ड्यू कट ऑफ रिलीज करता है, नोटिसेस जारी करता है, तो हम वीडियो में अपडेट कर देते हैं। बट आप वही चीज अपने पोर्टल पर भी चेक करते रहेंगे, बाकी आप हमारे साथ सहयोग के लिए बने रहेंगे। तो अभी तक मैंने आप सभी से कहा नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो बेहतर लगा हो तो लाइक का बटन भी क्लिक कर दीजिएगा, और जाते जाते जब हम पॉडकास्ट को एंड करेंगे देन आप शेयर भी करिएगा। सर, जो बच्चे हमारे कोर्सेज में जुड़ना चाहते होंगे सीयूईटी पीजी की तैयारी के लिए, विशेष तौर पर मैं आपसे एमएमएससी साइकोलॉजी के बारे में पूछना चाहूंगा, तो उनको किस तरीके के फीचर्स मिलेंगे आगे आने वाले महीनों में, और क्या लाभ उनको मिलने वाला है इन कोर्सेज से? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये आप क्रैश कोर्स बोल रहे हैं, बट टेक्निकली क्रैश कोर्स के प्रेस में लोग ऑलमोस्ट पूरा फाउंडेशन कोर्स ही पढ़ाने वाले हैं। क्योंकि क्रैश कोर्स का जो मेन लॉजिक होता है वो ये होता है कि बहुत स्पीड से पढ़ा दो चीजें, सिलेबस खत्म करो जल्दी में, एक चैप्टर एक वही क्लास, चीज एक खत्म चैप्टर एक करो। क्लास। बट हमारा ये, जहां तक मुझे पता है कि मेरे सब्जेक्ट में रहता है ना, आई एम श्योर बाकी सब्जेक्ट्स में भी ये चीज है जो मैंने देखी है पर्सनली, कि चीजें आराम से चलती हैं। तो नाम क्रैश कोर्स है, बट टेक्निकली है ये फाउंडेशन कोर्स। तो जो भी कुछ नहीं अभी स्टार्ट किया, हमने स्टार्टिंग नहीं बोला, जो अब शुरू किए हैं, जो थोड़ा सा हाइबरनेशन से बाहर आए हैं, उनके लिए सिंपल सा तरीका है, आपको सिर्फ हम पे ट्रस्ट करना है। अगर आप हम पे ट्रस्ट कर रहे हो तो फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम आपको सारे रिसोर्स दें। मुझे संस्कार सर की ये बात बहुत अच्छी लगती है कि वो बोलते हैं कि हम कोई जादूगर नहीं है, हम आपका एडमिशन नहीं करा देंगे, बिल्कुल, लेकिन हम आपको सारे रिसोर्स देंगे, सारी गाइडेंस देंगे, सारी टेक्निक्स देंगे, सारी ट्रिक्स देंगे, जिनसे आप ऑलमोस्ट 95% पॉपुलेशन से आगे निकल जाओगे। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब आप उनको कैसे फॉलो करते हो नहीं करते हो हम देखने नहीं आने वाले हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जो हमारे बैचेस में फीचर्स आपको मिलेंगे, स्पेशली साइकोलॉजी में, लाइव क्लासेस होंगे मेरी डेली बेसिस पे। इन केस लाइव आपसे मिस हो जाती हैं तो रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल रहेंगी, कितनी भी बार रिकॉर्डिंग्स देखो, ऐसा नहीं है कि 2 बार देख सकते हो, 3 बार, कितनी भी बार देख सकते हो। आपको इंटरैक्टिव पीपीटीज मिलेंगी जो आपको एग्जाम में बहुत काम आने वाली है, शॉर्ट टर्म रिविजन के लिए। सबसे बड़ी चीज है, नोट्स बनाना नहीं बनाना है, कोई दिक्कत वाली, नोट्स नहीं बनाना है, ठीक है। क्यों नहीं बनाना है? हम लोग आपको फुल लेंथ नोट्स देंगे। नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है आप लोग को, इसको बोल्ड में नोट कर लीजिए पूरे के पूरे। और वो नोट्स बुक नहीं रहेगी कि हमने बुक को कॉपी पेस्ट कर दिया, वो एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स रहेंगे। मैंने अभी भी इस बार अपना वीडियो बनाया था, 75 क्वेश्चन आते हैं साइकोलॉजी में, ठीक। 73 क्वेश्चन सर एग्जैक्टली मेरे नोट से थे। मतलब मैंने उसका भी वीडियो बनाया, स्क्रीनशॉट लगे कि लोग ये ना लगे कि हम लोग ऐसे ब्रैक कर रहे हैं। मैंने दिखाया है कि नोट्स में देखो ये सेंटेंस लिखा हुआ है, ये रहा क्वेश्चन। अभी क्या है ना, बताना भी जरूरी हो गया है। एग्जैक्टली, क्योंकि अब क्या है कि लोग ट्रस्ट कैसे करेंगे, अब क्योंकि इतने सारे प्लेटफॉर्म से बच्चे देखते हैं कि यार ये प्लेटफॉर्म है, वो प्लेटफॉर्म है, दूसरे बहुत सारे लोग एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, भले ही उन्हें उसके बैकग्राउंड के बारे में ना पता हो, सीयूईटी पीजी के बारे में ना पता हो, बट इस तरीके से एडवर्टाइज कर रहे हैं चीजों को कि जो सच है वो सच दिख नहीं पा रहा है कि वास्तव में हकीकत है क्या। तो ये बताना भी बिल्कुल जरूरी है सर। सो फुल लेंथ नोट्स मिलेंगे आपको, इसके साथ साथ आपको एक्सेस दिया जाएगा ऑल इंडिया लेवल मॉक टेस्ट सीरीज का, ताकि आपको एक्चुअली में कंपटीशन पता चले कि आपका कंपटीशन किसके साथ होने वाला है। तो अगेन हम लोग आपको 10 से लेके 20 टेस्ट के बीच में सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वैरी करता है। इन साइकोलॉजी विल बी हैविंग 15 टेस्ट। अब ये 15 टेस्ट ऐसा नहीं है कि हम आपको 200 टेस्ट दे देंगे, कुछ भी होंगे। ये 15 टेस्ट एक्चुअली में आपके क्वालिटी टेस्ट होंगे, जो आपकी पूरी मेंटल स्ट्रेंथ को चेक कर डालेंगे कि आप एग्जाम देने लायक हो भी या नहीं हो। और इन सारी चीजों का आपका मोस्ट ऑफ द वीडियोस का आपके वीडियो सॉल्यूशंस भी देंगे, जो इस बार हम नया फीचर लेके आ रहे हैं कि आपको वीडियो सॉल्यूशंस भी दिए जाएंगे उन टेस्ट और सारे कोर्सेज हम ट्राई करेंगे कि ये फीचर हम अप्लाई कर पाए। बिल्कुल। इसके साथ साथ आपको सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो मुझे लगता है और कहीं नहीं मिलता है, जहां तक मैंने रिसर्च किया है, कि आप अगर मुझसे पढ़ रहे हो तो आप मेरे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहोगे। तो अगर आपको कोई डाउट पूछना है तो आपको विपुल सर के थ्रू नहीं जाना है, आपको कोई मॉडरेटर के थ्रू नहीं जाना है, आपको कोई गूगल फॉर्म नहीं फिल करना है। हाँ, आपका मेरा पर्सनल नंबर आपके पास रहने वाला है। जैसे ही आप बैच परचेस करोगे, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देगी टीम आपको, मेरा पर्सनल नंबर आपके पास रहेगा। आप मुझे कभी भी टेक्स्ट कर सकते हो, अगर कुछ जरूरत हुआ तो आई टेल यू द टाइम, आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। तो ये जो फीचर है, प्रॉपर हैंड जिसको बोलते हैं हाथ पकड़ के चलाना बेसिकली, तो ये गाइडेंस आपको कहीं नहीं मिलने वाला। अदर देन दिस, आपको स्पेशल एमसीक्यू सेशंस, मैं सुबह से हमेशा बोल रहा हूँ एमसीक्यूज इतने ज़रूरी है, तो आपको प्रॉपर एमसीक्यू सेशंस भी हम कराते हैं, जहाँ पे हम सिखाते हैं कि ये नहीं है कि इस क्वेश्चन का आंसर ये है आगे बढ़ते, नहीं, सिखाते हैं कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। प्रॉब्लम ये होती है ना सर, हम किताबें पढ़ रहे हैं, नोट्स पढ़ रहे हैं, बिल्कुल, ये नहीं आ रहा है एग्जाम में। एग्जाम में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है, बिल्कुल, हम लोग सब कुछ सब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं, लंबे लंबे पैराग्राफ्स में पढ़ रहे हैं, तो इसको कैसे कन्वर्ट करना है आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, ये हम सिखाते हैं एमसीक्यू सेशंस में। एग्जामिनर जो सोच रख रहा है उसके अकॉर्डिंगली हमें सोच रखना पड़ेगा। क्वेश्चन में हमें टॉपिक आता है, हमने पढ़ रखा है क्लासिकल कंडीशनिंग, सर ऑप्शंस भी हमें आते हैं, लेकिन हमें यही नहीं समझ आ रहा कैसे टिक करें। ये जो गैप होता है, इस गैप को हम फिल करते हैं। और साइकोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है रिसर्च, मेथोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स। मैथमेटिक्स का डर हर किसी को रहता है, तो ये मैं हमेशा ओपन प्लेटफॉर्म पे कहता हूँ, आज भी बोल रहा हूँ, आपको जो मैथ्स का डर है, आपको जो रिसर्च का डर है, वो मैं खत्म कर दूंगा।
आपको स्टैटिस्टिक्स इतनी अच्छी समझ आती है, वो एप्टीट्यूड पे डिपेंड करता है, ये बाई बर्थ होता है। अगर आपको नहीं पता बता दूं, हर एक चीज़ का एप्टीट्यूड होता है। अगर आपको मैथ्स बिल्कुल भी नहीं समझ आ रही तो बाई बर्थ एप्टीट्यूड होना चाहिए। लेकिन जो डर है आपका, वो मैं खत्म कर दूंगा स्टार्ट्स का। आपको कभी भी डर नहीं लगेगा स्टार्ट्स के लिए। इसके साथ साथ आपको और सारे फीचर्स मिलते हैं। ओके सर, यूट्यूब क्लासेस का क्या लाभ है बच्चों के लिए? जैसे हम लोग यूट्यूब पर भी एमसीक्यू क्लासेस दे रहे हैं, तो उसके विषय में बच्चे सोचते हैं कि यार मैं पेड कोर्स में जुड़ गया और मैं यूट्यूब की क्लास नहीं करूंगा, मैं तो अब सब कुछ मिल गया हमको। तो यूट्यूब क्लासेस जो हम देते हैं उसका लाभ क्या है और क्यों सभी को करना चाहिए? और दूसरा सर, एक और एंगल भी है यहाँ पे। जो लोग बैच में नहीं जुड़े, उनको लगता है कि यूट्यूब पे तो फालतू ही पढ़ा रहे होंगे, मेन कंटेंट तो बैचेस में देते होंगे। ये भी आता है तो ऐसा नहीं है। सी, बैचेस का क्या फायदा होता है, पहला तो कांटेक्ट में रहते हो। सी, सबसे बड़ा चीज है आज के समय में, आपको भी पता है कि सर ऐसा कुछ भी नहीं है जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल ना हो। बिल्कुल, हर एक चीज यूट्यूब पे अवेलेबल है। हम लोग के इवन कितने सारे पायरेटेड वीडियोस टेलीग्राम पे अवेलेबल रहते हैं, तो कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। सिर्फ एक सबसे बड़ा जो बेनिफिट होता है वो ये होता है कि अगर आपने किसी चीज पे पैसा दिया है तो आप डिसिप्लिन्ड होते हो वहां पे। अगर कोई फ्री में चीज मिल रही होती है, आप उसकी वैल्यू कभी नहीं करोगे, कितनी अच्छी क्वालिटी हो। दूसरी चीज, आपको हर एक चीज एक स्ट्रक्चर्ड वे में मिलती है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज रिसोर्सेज तो बहुत ज्यादा है। वही चीज, अब आप गूगल पे अगर सर्च करोगे कोई भी क्वेश्चन हुआ तो ऐसा नहीं है कि आपको चैट जीपीटी गूगल पे उसका आंसर नहीं मिलेगा। वही लेकिन उस रिसोर्स को आपको कैसे यूज करना है। एग्जैक्टली। अब ये नहीं कि आप चैट जीपीटी पे सर्च किए जा रहे हो तो पता चला कि आप 10 घंटे में 10 क्वेश्चन। चैट जीपीटी ने ही एग्जाम दिया है, आप उसको क्वेश्चन पेपर दे दो, वो सॉल्व करके दे देगा, बट उसने उस एग्जाम हॉल में नहीं बैठ के एग्जाम दिया है, राइट? तो वो खाली आंसर्स की बात नहीं होती, वो बोलेगा भी कि मैं एक एआई हूं, इतना ही सहयोग कर सकता हूं। आप डबल चेक करो अपने आंसर। बिल्कुल। तो ये चीज रहती है कि आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस मिलता है बैचेस में। बाकी फ्री यूट्यूब पे जो सीरीज चला रहे हैं, जैसे हम लोग जो अभी मैं एमसीक्यूज चला रहा हूँ साइकोलॉजी के लिए, उसमें बच्चे लोग कमेंट करते रहते हैं कि सर थैंक यू सो मच, ये कंसेप्ट मैंने कभी नहीं पढ़ा था, आपके थ्रू पढ़ लिया। तो मेरा यूट्यूब पे सिर्फ ये पर्पस होता है कि मैं आपको वो सारी चीजें बताऊं जो एनटीए पूछ सकता है कभी भी। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, उसके बाद तो सब लोग अपने नोट्स में ऐड कर लेते हैं ना। अच्छा टीचर वो होता है जो पहले से बताए कि ये पढ़ लो, अभी तक नहीं आया, ये आ सकता है नेक्स्ट एग्जाम में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारा प्रयास भी जनरली यही रहता है कि इधर वो पेड क्लासेस हो या यूट्यूब क्लासेस हो, जो भी हमारी स्ट्रेटजी रहती है, जैसे अगर हमने पेड में ये फीचर्स देने की कोशिश की है तो हम उन फीचर्स पर पूरा काम करते हैं। अगर हमने यूट्यूब पर कहा है कि आपको इतने एमसीक्यूज कराएंगे तो हम उसमें अपना फुल डेडिकेशन देते हैं। बिल्कुल। और ये सारी चीजें होनी भी चाहिए। सर, अब हमने इस पॉडकास्ट के आखिरी फेज में है। बच्चों के मन में डर होगा अभी एग्जाम को लेकर के, तो ऐसे एग्जाम के डर से, इस फोबिया से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए? एज ए साइकोलॉजी मेंटोर भी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब हमारे अंदर डर होता है एग्जाम का, तो उस फोबिया से हम कैसे बचें? ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि अगर ये डर नहीं जाएगा, ये एंजाइटी नहीं खत्म होगी, रात में नींद नहीं आती है, लोग ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं, अगले दिन नींद आ रही है, दिन में पढ़ाई में फोकस नहीं जा रहा है, तो पूरा ये विशियस साइकिल कंटिन्यू हो जाता है। इसमें सबसे बेस्ट चीज़ जो अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ, हर किसी को, हर एक चीज़ आपके कंट्रोल में कभी नहीं हो सकती है, ठीक? तो पहली चीज़, आपको ये नहीं सोचना है कि लाइफ में जो भी हो रहा है वो आपके कंट्रोल में होना चाहिए। आज रिश्तेदार घर पे आगे पढ़ाई नहीं हुई, आप सोचेंगे आज नहीं हुई पढ़ाई तो फेल ही हो जाएंगे, मतलब आज पढ़ लेते तो बहुत हो जाता जैसे कुछ। ये सब चीजें अब उसी एंजाइटी में आप जी रहे हैं। वही चीज, अब आप अपना पूरा शाम खराब कर रहे हैं, अगले दिन खराब कर रहे हैं, उसी बात को बस सोचे जा रहे हैं। वही चीज। तो ये नहीं सोचना है, हर एक चीज को प्लान करो। अब प्लान करने के लिए भी क्या, सुबह उठे अब सोचेंगे कि आज क्या करेंगे, ये नहीं करना है। सोने से पहले आपको एक रात पता होना चाहिए कि आपको कल क्या क्या करना है। टाइम मत डिसाइड करो, ठीक है, ये मत डिसाइड करो टास्क डिसाइड होना चाहिए कि मुझे कल 100 एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, मुझे कल 2 लेक्चर खत्म करने हैं, कल सर ने बोला तो ये होमवर्क करके आना है। टास्क डिसाइड होना है। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट पता है कैसा होता है, अगर आपने 4 चीजें लिखी हैं, भले ही वो आधे दिन में हो गई, आपके पास अब पूरा फ्रीडम है कि आप आधा दिन एंजॉय कर सकते हो, जो करना है आप करो। बिल्कुल कर सकते हो। आपने डिजर्व किया है वो चीज, आपने टास्क दिए, आपने कंप्लीट किया। अब ये भी नहीं है कि बच्चों वाले टास्क दो, ऐसे टास्क दो जो पूरा दिन कवर हो। अब आप उनको 2 घंटे में कवर करो, चाहे 2 दिन अपने लिए चैलेंजिंग हो टास्क। बिल्कुल सिंपल सी चीज होती है कि टास्क ओरिएंटेड रहो और चीजें टाइम पे करते रहो, बैकलॉग मत आने दो। बिल्कुल, जैसे मुझे लगता है कि जैसे एग्जाम हो या कोई भी अगर हम टारगेट लेकर के चल रहे हैं, तो हमारे चाहे वो नींद हो चाहे हमारा एंजॉयमेंट हो, बिल्कुल वो हमारे रिवॉर्ड के रूप में रहना चाहिए। बिल्कुल, कि अगर अपने टास्क को हमने कंप्लीट किया, अगर हमने पूरी मेहनत की है जितना आज हमें करना चाहिए था, अगर हमने उतना कर लिया, उसके बाद हमारे पास जो भी फ्री टाइम है, चाहे हमें सोना है, चाहे हमें कुछ भी एंजॉयमेंट के लिए खेलना है या अपने मोबाइल का कुछ भी ऐसे इधर उधर करना है, तो वो आपके रिवॉर्ड के रूप में, फिर आप फुल एंजॉय करो उसको। एग्जैक्टली। सर, ये रिवॉर्ड पर मैं आया तो मोबाइल के यूज पर मैं आ गया तो इसके बारे में भी थोड़ा सा संदेश चाहूंगा। वैसे ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं, उन्हें सारी जानकारी है ऑलमोस्ट। मैं ये चीज सोच रहा हूँ कि आपको जानकारी होगी, बट एक बार फिर से रिकॉल करा दीजिए इन्हें कि भाई क्या मोबाइल का यूज कैसे करो और कितना सुरक्षित यूज करो, खासकर एग्जाम के पहले। सर, सबसे बड़ी चीज जो अभी पूरी हमारी जनरेशन ठीक है गुजर रही है, वो ये है, सबसे मेन क्वेश्चन जो मेरे स्टूडेंट्स में सुनने को मिलता है आपको, सर हम पढ़ने बैठते हैं, फोकस नहीं हो पा रहा है।
पढ़ नहीं पा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न सिर्फ 2 रीज़न है। एक, जिस पे आप प्लेटफॉर्म पे वीडियो भी देख रहे हो, तो वीडियो नहीं, शॉर्ट्स जो स्क्रॉल हो रहे हैं, मजा आ रहा है। और रील्स, है ना, डांस देख रहे हैं, कोई खाना खा रहा है उसको खाते हुए देख रहे कहीं ना हैं। कहीं हमारे माइंड की इंटेंसिटी भी वैसे सेट हो गई है बिल्कुल। कि यार बस 1 मिनट में देख लूं फिर आगे बढ़ूं, मतलब टिक नहीं पा रहे हैं। 1 मिनट से ज्यादा हमारा अटेंशन स्पैन खत्म हो चुका समाप्त है। हो गया। इवन अभी रिसेंट स्टडी में पढ़ रहा था, 1 महीने पहले की बात है, इंडिया में वो स्टडी हुई है, आईआईटी कानपुर ने कंडक्ट करी है। उसमें हमने देखा है कि जो 6 साल से लेके 12 साल के बच्चे हैं, जो लगभग 8th 9th 7th क्लास में रहते हैं, उनको फोन बहुत मिल रहा है। उनकी ये कंडीशन आ चुकी है कि वो 2 की टेबल 3 की टेबल सही से लिख नहीं पा रहे हैं, सिर्फ इस वजह से कि जब भी वो रोते गाते थे मम्मी ने फोन दे दिया। अब वो बचपन से स्क्रीन ओरिएंटेड हो गए हैं। तो प्लीज अपना फोन का जो स्क्रीन टाइम है उसको कट करो। ये नहीं कह रहा हूँ कि डिलीट कर दो सब कुछ, आपके अंदर ही कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप यूजी के स्टूडेंट हो तो आप कंट्रोल कर सको अपने इमोशंस पे। मूवीज मत देखो कुछ दिन, और शॉर्ट्स मत चलाओ। वैसे भी अगर कहें चाहे रील्स की आप बात कर ले, इधर वो यूट्यूब शॉर्ट्स, हम लोग भी यूट्यूब शॉर्ट्स में बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट्स भी देते हैं। बिल्कुल, ढंग का देखो। कोशिश करते हैं कि भाई आपका जो माइंड है वो सही डायरेक्शन में चलता रहे। बट बहुत सारे ऐसे कंटेंट्स, मुझे लगता है कि 99% कंटेंट्स, चाहे वो आप यूट्यूब की बात कर लें या फिर इंस्टाग्राम की बात कर लें, शॉर्ट्स में अगर आप जाओगे तो कोई भी यूजफुल कंटेंट नहीं है। वही अगर आप वीडियो के किसी भी, मुझे लगता है किसी भी चैनल के वीडियो में अगर चले जाओगे तो शायद वहां से आप कुछ सीख के आओगे। चाहे वो इन्फॉर्मेशन की मैं बात कर लूं, चाहे आप किसी का कुछ पॉडकास्ट ही देख रहे हो, चाहे आप कुछ अपने नॉलेजेबल कोई चीज पढ़ भी रहे हो, तो आपको अगर वीडियो में शायद प्रेफर करोगे तो वो चीजें आपको ज्यादा बेटर सीखने को मिलती है। सर लास्ट क्वेश्चन होगा कि इनके लिए क्या आपका सुझाव होना चाहिए, मतलब आगे इस समय में अभी डर की बात हो गई, इसके साथ ही साथ मन में और बहुत सारी दिक्कतें, जैसे हेल्थ को लेकर के आता है कि हेल्थ प्रॉब्लम आ जाती है स्टूडेंट्स को, तो उससे कैसे बचें। साथ ही साथ ओवर स्लीप करते हैं, उससे भी बचें। साथ ही साथ कम सो रहे हैं, इससे भी कैसे बचें। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो आती हैं, यानी ओवरऑल ये भी फोबिया ही है। बिल्कुल, तो इस फोबिया से बचने के लिए और इन सारी चीजों का इससे बाहर निकलने के लिए क्या करना चाहिए? इसमें से 2 चीजें हैं, मैं मेल और फीमेल, गर्ल्स और बॉयज के लिए रखूंगा हेल्थ बेनिफिट वाला। इसमें फीमेल्स को ज्यादा प्रॉब्लम होगी, क्यों मैं बताता हूँ। मेल्स के लिए तो सिंपल होता है, हमारी बॉडी सिंपल है बहुत ज्यादा, हम सोएं खाएं पिए कुछ भी करें उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, बहुत जल्दी हम लोग को फर्क नहीं पड़ता है। सर वैसे भी हम लोग कम ही जीते हैं तो हम लोग को उतना बॉडी फर्क नहीं पड़ता, हम लोग कर ले जाते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है, फीमेल्स की बॉडी सच में बहुत सेंसिटिव होती है। और अगर आप लोग देख रही है तो यू मस्ट बी नोइंग कि अगर आपकी लाइफस्टाइल थोड़ी बहुत भी चेंज हुई तो आपकी जितनी भी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होती हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। अगर आपने एक टाइम के बाद, क्योंकि प्रॉब्लम है कि लेट नाइट तक पढ़ रहे हैं, राइट, हमने लाइफ में कभी रात भर नहीं जगे, हमारा ब्रेन है कि उस टाइम सोना चाहिए। अब आप जग के पढ़ रहे हो, अब आप खाली कॉपी से पढ़ोगे नहीं, हम लैपटॉप यूज करेंगे, स्क्रीन यूज करेंगे, रेज आंखों में आ रही हैं अननेसेसरी। प्रॉब्लम क्या होता है, फीमेल सबसे ज्यादा, मेरी काफी सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, मेरी फीमेल फ्रेंड्स को मैंने देखा है, दे डेवलप पीसीओडी। और अगर पीसीओसीज एक टाइम पे हो गया तो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, फिर आप इसको कभी भी ठीक नहीं कर सकते हो, आप इसको सिर्फ पूरे टाइम मैनेज करोगे। और ये इस समय बहुत सारी फीमेल्स में ऑलमोस्ट ये 1/3 प्रेजेंट रहता है, बहुत कॉमन है। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग बहुत ज्यादा सेडेंटरी लाइफस्टाइल मत अपनाओ। जो आपका पढ़ने का टाइम है थोड़ा बहुत अप एंड डाउन चलता है, प्लीज अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। कोई मजा नहीं आएगा कि आप DU JNU BHU पहुंच गए हो और आप इनहेलर ले रहे हो और आप चल नहीं पा रहे हो सही से, आपके पूरे बाल खत्म हो गए हैं, कोई मजा नहीं आएगा इस लाइफ का। मास्टर्स की जो लाइफ होती है प्रॉपर एक्सप्लोर करने के लिए होती है, आपके सब्जेक्ट को भी और अपने आप को भी। बिकॉज जब आप यूजी में होते हो तब स्कूल से जस्ट निकले होते हो, आप नहीं जानते हो। यूजी में आपने 3 साल दुनिया देख ली है, अब आप उस दुनिया में एक्चुअली वर्क करते हो मास्टर्स की पीरियड, जो आपने ग्रेजुएशन में सीखा है उसका एंजॉय करेंगे आप। तो प्लीज अपनी हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। पढ़ाई, CUET सब कुछ पार्ट ऑफ लाइफ है, आई नो बहुत बड़ी लाइफ है आपकी, एग्जाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपकी हेल्थ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हेल्थ अगर अच्छी नहीं रही तो एग्ज़ाम नहीं अच्छा जाएगा, कितना भी आप पढ़ाई कर लो, अगर हेल्थ ओवरऑल आपकी अच्छी नहीं है, प्लीज़ कोई फिजिकल एक्टिविटी करिए, जिम, स्विमिंग, वॉकिंग, कुछ नहीं है तो अपने घर की सीढ़ियाँ चढ़िए, ठीक है, छत होगी आपके यहाँ, छत पे जाने के लिए सीढ़ी होगी, उस पर सीढ़ी चढ़िए, 50 बार सीढ़ी ऊपर चढ़िए, कुछ भी करिए फिजिकल एक्टिविटी, दोस्तों से बात करिए, पार्टी वार्टी करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसा हमने बोला था, आपके टास्क डिसाइड होने चाहिए। पार्टी अगर करनी है तो वो डिसाइडेड हो एक दिन पहले, मेरे इतना इतना काम है, शाम को मैं दोस्तों के साथ बाहर जाऊंगा, बिल्कुल चीजें डिसाइड होनी चाहिए। प्लीज चीज को समझिए, पार्टी करना, घूमना फिरना, सब कुछ कभी भी आवारापन में नहीं काउंट होगा अनटिल अनलेस आप डिसिप्लिन हो। अगर आप इल डिसिप्लिन के साथ सब करोगे तभी ये सब आवारागर्दी में काउंट होता है कि कभी भी घूमने निकल गए, कभी भी कुछ कर रहे हैं। हाँ, बाकी सारी चीजें पार्ट ऑफ लाइफ है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को पॉडकास्ट बेटर लगा होगा। थैंक यू सो मच सर इसमें जुड़ने के लिए, और अपनी क्लासेस के बावजूद आपने इस पॉडकास्ट में समय दिया और स्टूडेंट्स को गाइड किया।
उम्मीद करता हूं कि आपको भी ये सेशन बेहतर लगा होगा। अगर बेहतर लगा है तो कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा, और आज से आप अपना टास्क अगर अलॉट कर रहे हो खुद को तो कमेंट बॉक्स में ये भी बताना, और सेशन को लाइक शेयर जरूर करिएगा ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंच सके। अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, नहीं तो आपकी इच्छा। और साथ ही साथ कोर्सेज में जुड़ने के लिए हमारे स्टडी कैपिटल के ऐप को डाउनलोड करें। हमारे यहाँ हर तरह के कोर्सेज, चाहे वो एमए कोर्सेज की प्रिपरेशन हो, एमएससी कोर्सेज की प्रिपरेशन हो, इसमें सारे एमए और एमएससी कोर्सेज आ जाते हैं। चाहे आपके प्रोफेशनल कोर्सेज, एलएलबी, एमबीए, बीएड, एमसीए एक्सेट्रा कोर्सेज, और जितने भी आप कोर्सेज आप बात करोगे सीयूईटी पीजी के अंतर्गत ऑलमोस्ट 32 कोर्सेज की प्रिपरेशन हमारे यहाँ कराई जाती है। तो फिलहाल इस सेशन में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। नमस्कार। थैंक यू सो मच। Thank you so much. See you soon in the next video.